कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं तब से तहलका मचाया हुआ है। हर जगह यही बात हो रही है। अब अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी राहुल की ही लाइन पर एक बात कह दी है। अशोक लवासा ने आज तक के साथ इंटरव्यू में कहा कि ऐसे आरोपों की गंभीरता से अनिवार्य तौर पर जांच की जानी चाहिए। अशोक लवासा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग तो खुद लोगों को ये कहती है कि अगर आप मॉडल कोड में कोई इरेगुलरिटी पाते हैं तो हमें सूचित कीजिए। और ये बात तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक नेशनल पार्टी ने पब्लिक डोमेन में रखी है, तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या जो भी जरिया इख्तियार करे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी जो शिकायत आई है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल सामने रखे गए हैं, उनमें इंक्वायरी करना अनिवार्य है। और वैसे भी चुनाव आयोग हमेशा ये उम्मीद लगाता है कि आम नागरिक भी उससे सहयोग करे, हमेशा हर चीज के लिए। पिछली कई सालों से चुनाव आयोग ने जैसे सी विजिल का इस्तेमाल किया, जिसमें सिटीजन से अपेक्षा की जाती है कि आप कोई भी अगर इरेगुलरिटी मॉडल कोड वगैरह की देखें तो आप हमारे संज्ञान में लाएं और हम तुरंत उसका निराकरण करेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये एक पब्लिक डोमेन में आई हुई गंभीर शिकायत है। एक नेशनल पार्टी द्वारा पब्लिक डोमेन में लाए गए जितने भी तथ्य हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर चुनाव आयोग को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और जो भी फाइंडिंग्स हो, अगर शिकायत गलत है तब भी उसकी जानकारी लोगों को तभी मिलेगी जब चुनाव आयोग इंक्वायरी करेगा। अशोक लवासा से बिहार में हो रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने ये कहा कि किसी को अब तक ये नहीं पता कि जिन 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अभी दस्तावेज देने बाकी हैं। अशोक लवासा ने कहा कि उन सबकी एलिजिबिलिटी तब तक संशय के घेरे में रहेगी जब तक वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देते। विपक्ष कहता है कि आपके वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए 6 महीने में। इस तरीके के सवाल उठाता है। कर्नाटक की वोटर लिस्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो चुनाव आयोग कहता है कि आपके ये सवाल थे, इसीलिए हम एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी विपक्ष कहता है कि आप एसआईआर क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से लाखों लोगों के नाम कट जाएंगे, क्योंकि आप उनके पास जाकर उनको सबूत मांग रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसके सबूत दो, तभी आपका नाम इस वोटर लिस्ट में जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने भी एक पशोपेश में तो नहीं है चुनाव आयोग कि हम करें तो क्या करें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि शुद्धिकरण जो भी या प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टरल रोल होता है, ये वक्त वक्त पर करना जरूरी है और उसके लिए तरीके भी पहले भी इख्तियार किए गए हैं। अब भी चुनाव आयोग के पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो कैसे भी तरीके इख्तियार कर सकता है। क्या ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है? क्या इसके लिए लोगों को इनफ टाइम दिया गया है? क्या इसकी टाइमिंग जो इलेक्शन से बिल्कुल पहले है, उससे लोगों की एंजाइटी लेवल बढ़ गई है? जैसे पहला 2003 में जब बिहार में हुआ था पुनरीक्षण, तब इलेक्शन नजदीक नहीं था। तो चाहे आप समय 30 दिन का दें या जो भी एडिक्वेट समय है वो दें, लेकिन निराकरण के लिए समय की अवधि होना जरूरी है। और दूसरी एक बात ये भी है इस वक्त सामने कि इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल नए ढंग से एसआईआर कराया है। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, या ये भी कहा गया था कि उन जो पुरानी वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल लिस्ट है, उसमें प्रोबेटिव एविडेंस की वैल्यू है। लेकिन ये सब चीजें कह के पूरी जो इलेक्टोरल लिस्ट है 7 करोड़ 89 लाख लोगों की, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को कहा कि आपकी प्रिजम्पटिव सिटीजनशिप है और बाकियों को कहा कि नहीं, आप प्रूव करिए, तब आपकी सिटीजनशिप या एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। तो अब इसमें अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, पहली बात तो यह है कि अब तक हम किसी को ये नहीं पता पब्लिक डोमेन में कि जो 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं या दस्तखत करके लौटाए हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी दस्तावेज देना बाकी है। ये बात सही है कि अभी उनके पास 31 अगस्त तक का वक्त है दस्तावेज देने का,
लेकिन उन सभी की एलिजिबिलिटी अभी संशय के घेरे में है। बता दें कि जब से राहुल गांधी ने आरोप लगाए उसके बाद से चुनाव आयोग लगातार एक बात दोहरा रहा है, लगातार ये कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, साइन कीजिए, ओथ पर साइन करके हमें दीजिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का पक्ष उस पर लगातार यही है कि मैंने भारत के संविधान की शपथ ली है और जो ये डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो दरअसल इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। खैर, ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है, उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीज फायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीज फायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।